नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र कश्यप और आज हम लोग बात करेंगे ताप और ऊष्मा के बारे में। चलिए, इससे पहले भी जितना भी अपन पढ़ चुके हैं उन सब का क्वेश्चन वगैरह आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ताप और ऊष्मा क्या चीज़ है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो सुचालक और कुचालक होता है, जो ताप का है ना, विद्युत का नहीं, ताप का जो सुचालक और कुचालक पदार्थ होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये डिफरेंस यहाँ पर और दिया गया है। इसके बाद ये सब में देखेंगे विकिरण, चालन, संवहन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में हमको समझना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो ताप से रिलेटेड, जो भी एग्जाम्पल है यहाँ पर उसको देखेंगे। पटरियों से संबंधित इस प्रकार से धातु का जो जो प्रसार होता है उन सबको समझना है। और इसके बाद देखो ये और भी एग्जाम्पल है, इस टाइप की ये सभी एग्जाम्पल इनको देखेंगे। फिर इसके बाद संघनन क्या होता है उसको देखने वाले हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है उसको समझेंगे। गलनांक, क्वथनांक, ये सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। और फिर पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार से क्वथनांक कम हो जाता है इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा इसको हम लोग और समझेंगे। इसके बारे में फिलहाल तो हम पहले ही बात कर चुके थे, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में डिफरेंस क्या होता है उसको हम पहले ही देख चुके थे, लेकिन फिर से इसके बारे में बात करना है। और इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ताप और ऊष्मा देख रहे हैं इसका कुछ क्वेश्चन हमको लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये स्लाइड में तो क्वेश्चन नहीं है, अगले वीडियो में हो सके हम कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत सारे जो जैसे कि पायरोमीटर वगैरह है ना, पायरोमीटर वगैरह क्या मापने के लिए उपयोग करते हैं, तो इस टाइप से कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ताप और ऊष्मा का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि इन टॉपिक से तो रहेगा, इन टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, लेकिन हो सकता है इससे भी अलग हो। तो वहां से क्या है, हमारा कुछ टॉपिक अगर छोटा मोटा छूट भी गया होगा तो वही हमारा कवर हो जाएगा। और इन सब में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको कोशिश करना है पहले से प्रैक्टिस वगैरह कर लें क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जब भी देखते जाएंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। देखिए, तो ताप और ऊष्मा, ताप और ऊष्मा, ताप और ऊष्मा, देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताप क्या है, ऊष्मा क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि ताप भी वही होता है ऊष्मा भी वही होता है। बहुत लोगों के दिमाग में ये ताप और ऊष्मा क्या चीज है ना, इसी में कंफ्यूजन रहता है। तो ये मेन चीजें, जो भी चीजें हैं, इसको हमको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर हीट है और यहाँ पर टेम्परेचर है, मतलब ये ताप है और ये ऊष्मा है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो ताप है, इसमें यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा हुआ है। ठीक है, थर्मामीटर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो जो पानी उबल रहा है, देखो बॉइलिंग वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फिलहाल पानी यहाँ पर भी उबल रहा है, यहाँ पर भी उबल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पानी उबल रहा है उसको मापा जा रहा है। इस प्रकार से थर्मामीटर का हम लोग उपयोग करके जो पानी यहाँ पर उबल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट किया जा रहा है, जो मेजर किया जा रहा है, किसका मेजर किया जा रहा है, टेम्परेचर का। ठीक है, थर्मामीटर के द्वारा यहाँ पर जो टेम्परेचर का मेजर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, द हीट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, द हीट एनर्जी फ्रॉम द स्टोव बर्नर वार्म्स ऑफ द वाटर। देखो, हीट का अर्थ है यहाँ पर आपको एनर्जी से रिलेट करके रखना है। टेम्परेचर तो सिर्फ बता रहा है कि कितना वो गर्म है, सिर्फ उस चीज को बता रहा है। लेकिन जो हीट होता है वो एक प्रकार का, हम उष्मा से उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, किसी वस्तु का तापमान उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा का परिमाण होता है। उसका तापमान, उसका तापमान क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा का परिमाण होता है। मतलब ये सिर्फ बता रहा है कि उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, उसमें कितना ऊर्जा निहित है वो आगे हमारा उष्मा कहलाएगा। देखो, इस आंतरिक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। ठीक है, इस आंतरिक ऊर्जा को क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। तो टेम्परेचर सिर्फ बता रहा है उस आंतरिक ऊर्जा का परिमाण को।
ठीक है, वो कितना गर्म है उसको सिर्फ टेम्परेचर बता रहे हैं, लेकिन उसमें कितना ऊर्जा निहित है उसको ये उष्मा बताएगा, कितना उसका उष्मा है, उसमें कितना उष्मा है। ठीक है, चलिए, उष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु के की ओर होता है। ठीक है, बहुत सामान्य है। अगर कोई उच्च ताप वाला वस्तु है और ये निम्न ताप वाला वस्तु है, ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इस प्रकार से मान कर चलिए 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ऐसे इस प्रकार से जोड़ देते हैं, धातु से जोड़ दिए इस प्रकार से, तो उष्मा का प्रवाह कहाँ होगा? इधर होगा। उच्च ताप से कहाँ होगा? उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह होगा। तो सिंपल वही चीज दिया गया है। उष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है। तापांतर के कारण मतलब कि दोनों के ताप में अंतर है, मतलब इसका ताप क्या है? अधिक है, इसका ताप क्या है? कम है, इसीलिए क्या हो रहा है? उष्मा का प्रवाह हो रहा है। अगर तापांतर यहाँ पर ना हो तो उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे कि मानकर चलिए एक वस्तु यहाँ पर है, दूसरा वस्तु यहाँ पर है, और दोनों का जो ताप है, तो दोनों का जो तो कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से ये दोनों को इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। दोनों का ताप क्या है? समान है। दोनों का ताप समान है, दोनों को अगर इस प्रकार से जोड़ दिए है तो इसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। एसआई मात्रक इसको जूल होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इतने चीजों को हमको विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पर मेन मैं समझाना चाहता था कि उष्मा और ताप में क्या अंतर होता है। उष्मा और ताप में क्या अंतर होता है, ये हम मेन जो भी चीजें हैं उसको मैं समझाना चाहता था। तो ताप क्या चीज है? सिर्फ क्या करता है, जो आंतरिक ऊर्जा है ना, उसके आंतरिक ऊर्जा का जो परिमाण होता है उसको वो दर्शाता है। मतलब कि उष्मा को ये नहीं दर्शाएगा, एनर्जी को ये नहीं दर्शाएगा। ठीक है, मतलब कि ये तो ना तो ऊर्जा को दर्शाएगा, ना ही उसका जो उष्मा है उसको बताएगा। वो सिर्फ वहां कर उसका ताप कितना है, उसका टेम्परेचर कितना, उसको सिर्फ ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या होता है? मतलब कि आंतरिक ऊर्जा का परिमाण है। ठीक है, लेकिन उसमें जो आंतरिक ऊर्जा होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। तो उष्मा क्या चीज है? एक प्रकार का, इसको हम एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, ये एक प्रकार का, ये आपका सिर्फ एक प्रकार का मेजरमेंट है, जबकि ये एक प्रकार क्या चीज है? आपका उष्मा है। इसलिए देखो यहाँ पर ये थर्मामीटर को यहाँ पर रखा गया है नापने के लिए। अब देखिए उष्मा का सुचालक और कुचालक और उष्मा का प्रवाह। उष्मा का प्रवाह, अभी हम लोगों ने देखा उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पर और उसको हम समझेंगे कैसे प्रवाहित होती है। देखो उष्मा का सुचालक और कुचालक, पहले तो सुचालक और कुचालक को हम लोग यहाँ पर और देखेंगे। ठीक है, इसको बाद में उसको बाद में समझेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है सुचालक और क्या होता है कुचालक। देखो ये सबसे आसान है, कुछ नहीं है, ये इमेज देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सुचालक और क्या होता है कुचालक। तो देखो क्या होता है, वे पदार्थ है जिनमें से होकर उष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुचालक कहलाता है। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें उष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कॉपर है, मतलब एक प्रकार का धातु है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ये भी धातु है, ये गोल्ड है, ये भी धातु है। तो जिस भी चीज में उष्मा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। और जिसमें उष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन प्रवाह आसानी से नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक कहते हैं। वे पदार्थ है जिसमें से होकर उष्मा का प्रवाह या तो बहुत कठिनता से होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, कुचालक कहलाता है। ठीक है, या तो प्रवाह बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कठिनता के साथ होगा, बहुत कठिनाई के साथ होगा, या फिर बिल्कुल भी प्रवाह नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए ऊन, कपड़ा, लकड़ी, कांच, रबड़, ठीक है, इन सब में उष्मा का प्रवाह थोड़ा बहुत होगा लेकिन कठिनता के साथ होगा। और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल भी उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, है ना। चलिए, जैसे कि ऊन वगैरह कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, ऊनी कपड़ा वगैरह हम लोग पहनते हैं गर्मी के समय में, सॉरी ठंडी के मौसम में। ठीक है, ठंडी से बचने के लिए तो क्यों पहनते हैं? इसी वजह से पहनते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का जो हीट है वो बाहर का जो हीट है
उसके साथ मिक्स ना हो जाए, या फिर हमारे बॉडी का हीट बाहर के हीट में ना चला जाए, मतलब कि हमारे बॉडी की हीट बाहर ना जाए। इसलिए हमारे बॉडी की हीट को बचा के रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, ऊनी कपड़ा पहनते हैं, मोटा कपड़ा पहनते हैं, जो कि क्या है, उष्मा का कुचालक है। चलो उदाहरण को फिलहाल आगे हम लोग और बहुत सारी चीजों के माध्यम से समझने वाले हैं, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। सभी धातुएं आपका सुचालक होगा। अशुद्धि युक्त जल आदि ये सभी क्या चीज होता है, आपका उष्मा का सुचालक होता है। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है लकड़ी, और यहाँ पर ये क्या है, एक धातु है। ठीक इस प्रकार से स्टील लोहा जिस भी पदार्थ का बना है, लेकिन वो क्या चीज है, धातु है। अब देखिए यहाँ पर सर्दी के सुबह, अब सर्दी के सुबह का एग्जांपल यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है, आगे आपको क्लियर हो पाएगा। अगर इसी को मैं गर्मी की सुबह अगर मैं बोल दूंगा तो वहां पर एग्जांपल बदल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको परेशानी होने। देखिए सर्दी की सुबह में लकड़ी के गुटके एवं लोहे, लकड़ी के क्या है, गुटका, लकड़ी के गुटके मतलब इस प्रकार से, एक लकड़ी के इस प्रकार से ये जो भी है, और लोहे। ठीक है, दो चीज लिए हैं, एक लोहा और एक लकड़ी का गुटका को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा प्रतीत होता है। ठीक है, लकड़ी के गुटका को छू रहे हैं हम लोग, और लोहे का गुटका को हम लोग इस प्रकार से छू रहे हैं, तो ये जो लकड़ी लोहे का गुटका है वो क्या हो रहा है, ठंडा। ठीक है, क्या ठंडा हमको प्रतीत हो रहा है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा ठंडा नहीं होगा, बाकी ये आपका बहुत ज्यादा ठंडा, ऐसा छू कर देखेंगे तो क्या होगा, वो ठंडा हमको प्रतीत होगा, है ना। जबकि लकड़ी का गुटका, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा क्या चीज है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। अब देखिए फिलहाल उसको छोड़िए, है ना, वो क्या है उसको हटाइए, इसको समझिए क्या होता है ये। देखो लकड़ी को हम छू रहे हैं, यहाँ पर लोहा को भी छू रहे हैं। लोहा हमको ठंडा प्रतीत होगा। ठीक है, सुबह सुबह ठंडी के मौसम में जब सुबह जब उठते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, लोहा किस प्रकार से है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो हमको वो अधिक ठंडा महसूस होगा। लकड़ी को इस प्रकार से, चेयर के इस प्रकार से, जो भी चीजें हैं लकड़ी जो भी है, तो इसको छुएंगे तो हमको ठंडा प्रतीत नहीं होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उष्मा का प्रवाह है वो धातु में अधिक होता है। ठीक है, धातुओं में अभी हम लोग देखें ना कंडक्टर, ठीक है, उष्मा का सुचालक और कुचालक हम लोग देखे हैं, तो उसी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। जो उष्मा का प्रवाह है वो देखो कहाँ हो रहा है, हमारे हाथ से इधर हो रहा है। ठीक, क्यों, हमारे हाथ में अधिक उष्मा है, हमारा हाथ गर्म है, लोहा क्या है, ठंडा है, तो हमारा हाथ का जो उष्मा है वो कहाँ जा रहा है, लोहे में जा रहा है, इसलिए हमको क्या हो रहा है, वो ठंडा प्रतीत हो रहा है। और लोहे में क्यों जा रहा है, क्योंकि लोहा सुचालक है, उष्मा का सुचालक है, इसलिए हमारे हाथ का जो उष्मा है वो लोहे में प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऐसा देखो, लकड़ी क्या है, लोहे का लकड़ी क्या चीज है, आपका उष्मा का कुचालक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ उष्मा का प्रवाह होगा नहीं। उष्मा का प्रवाह इसमें होगा बट बहुत कम मात्रा में होगा, तो उस कंडीशन में हमको ये उतना ज्यादा ठंडा महसूस नहीं होगा। ठीक है, ये ठंडा इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ का उष्मा क्या हो रहा है, इस लोहे में जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा भी होगा इसमें, हमारी त्वचा से उष्मा लोहे की ओर तेजी से प्रवाहित होता है। ठीक है, देखो हमारे त्वचा से मतलब हमारे हाथ से जो उष्मा है वो क्या हो रहा है, लोहे की ओर तेजी से प्रवाहित होता है, इसी वजह से हमको क्या होता है, वो ठंडा प्रतीत होता है। इसी को मानकर चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर सर्दी का मौसम लिखा हुआ है, इसको आप क्या मान लीजिए, गर्मी का मौसम। अगर गर्मी का मौसम है तो ठीक है, अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो क्या होगा, अब गर्मी का मौसम में चिलचिलाते धूप में आप देखेंगे यहाँ पर एक लकड़ी है, यहाँ पर एक लोहा भी है, तो लोहा को छुएंगे तो क्या होगा, वो गर्म प्रतीत होगा। ठीक है, वो गर्म लगेगा, जबकि लकड़ी को छुएंगे तो उतना ज्यादा गर्मी आपको वहां पर, मतलब कि वहां उतना ज्यादा वो गर्म महसूस नहीं होगा। लेकिन हाँ लकड़ी का लोहा क्या होगा, एकदम आपको गर्म लगेगा। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि लोहे से उष्मा हमारे हाथ में जाएगा, इसलिए हमको गर्म प्रतीत होगा। ठीक है, तो सिर्फ उष्मा का खेल है, कहां से कहां तक जा रहा है, तो कहां से कहां जा रहा है, इसी चीज का आपका खेल है। देखो ठंडा महसूस हुआ मतलब कि हमारे हाथ से उष्मा लोहे में गया, गर्म महसूस होगा मतलब कि उसमें का मतलब कि लोहे का उष्मा हमारे हाथ में आएगा। तो गर्मी के मौसम में क्या होगा, लोहे का उष्मा हमारे हाथ में आएगा तो हमको गर्म महसूस होगा। यहाँ पर ठंडा महसूस हो रहा है मतलब कि हमारे हाथ से उष्मा कहाँ जा रहा है,
लोहे में जा रहा है, इसलिए हमको ठंडा महसूस हो रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत ही सामान्य सी चीज है। जबकि ये उष्मा का कुचालक है लकड़ी, सॉरी यहाँ पर ये लोहा है ना, शायद मैंने इसको लकड़ी वगैरह बोल दिया होगा, देख लीजिएगा। लकड़ी यहाँ पर जो है वो क्या है, उष्मा का कुचालक है, इसीलिए इसमें ऐसा कोई उष्मा का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए हमको ठंडा और गर्मी का एहसास वहां पर नहीं होता। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं उष्मा का कुचालक और सुचालक दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक जो अभी हम देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तो बोलूँ कि इस पूरे टॉपिक में आपका मतलब पूरे इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है ना। हालांकि इसके बाद एक दो चीजें और हैं, लेकिन ये बहुत लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको समझाना बहुत जरूरी है। देखिए चालन क्या है, संवहन क्या है और विकिरण क्या है, ये तीन चीज है यहाँ पर जिसको हमको समझना है। ये तीन चीज में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या होता है चालन, क्या होता है विकिरण, क्या होता है संवहन। तो इसको समझिए, यहाँ पे आग जल रहा है, ये आग जल रहा है, जब आग जलते रहता है पास में हम बैठ कर क्या करते हैं, हाथ को ऐसे सेकते हैं। ठीक है, हाथ इस प्रकार से हम सेक रहे हैं, यहाँ पर हाथ को ऊपर अगर ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से ऊपर हम रख करके हाथ को यहाँ पर सेक रहे हैं, यहाँ पर एक लोहा या फिर किसी भी धातु का एक रॉड इस प्रकार से हम ला करके पकड़े हुए हैं उसको। ठीक है, हाथ से पकड़े हुए हैं, हाथ से पकड़े हुए हैं, और यहाँ इसको हम क्या कर रहे हैं, आग से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, आग में हम इसको लोहे को गर्म कर रहे हैं, ये वाला भाग आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, ये गर्मी मतलब कि जो उष्मा है वो उष्मा क्या होते जाएगा, इधर धीरे धीरे प्रवाहित होते जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर गर्म करेंगे, लेकिन हमको क्या होता है, ये मानकर चलिए लोहा है, इसको हम ऐसे पकड़ के आग में गर्म करेंगे तो इधर तो गर्म हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर भी गर्मी का एहसास होगा, मतलब कि यहाँ पर भी टेम्परेचर का एहसास होगा। वो जो उष्मा का प्रवाह है इधर हमारे हाथ की ओर आएगा, उष्मा का प्रवाह क्या इधर उसके ये हाथ की ओर जाएगा, और यहाँ पर भी गर्मी का एहसास होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना गर्म हो जाएगा कि हमको ये वाला पोर्शन भी हम नहीं पकड़ पाएंगे, इसको भी हमको छोड़ना पड़ जाएगा, इतना गर्म ये भी हो जाएगा। दोनों समान नहीं होंगे, ये तो ज्यादा गर्म रहेगा ही, इस साइड अधिक गर्म रहेगा, लेकिन ये भी धीरे 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 गर्मी इसमें भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि उष्मा का प्रवाह धीरे धीरे यहाँ पर इस प्रकार से होते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि ये जो धातु है, इसमें का मतलब ये धातु है, मतलब ये कोई एक ठोस पदार्थ है, इसमें उष्मा का प्रवाह हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, चालन बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, है ना, कंडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चालन। यहां पर देखिए संवहन, ठीक है, संवहन बोलेंगे, इसको संवहन बोलेंगे। संवहन कैसे हो रहा है, संवहन में क्या होता है, यहाँ पर आग जल रहा है, लेकिन ये जो आग है, यहाँ का जो हीट है, ठीक है, यहाँ का जो उष्मा है वो ऊपर जा रहा है, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। यहाँ पर जो भी हवा है उसमें इस प्रकार से हवा के साथ क्या हो रहा है, ऊपर उठ करके हमारे हाथ तक वो जो हीट है वो पहुंच रहा है। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हवा के माध्यम से जा रहा है, हालांकि यहाँ पर हवा है, बट आपको इसको ऐसे ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ पर कोई माध्यम नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर हवा आ गया, यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ आ गया, यहाँ पर ऐसा मानकर चलिए कि कोई भी पदार्थ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर रेडिएशन के माध्यम से, मतलब विकिरण के माध्यम से उष्मा का प्रवाह होगा। अब देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं पहले, चलो वहां पर मैं और जाऊंगा क्या है कैसा, उसको समझने के लिए मैंने क्या बोला पहले, चालन। जो धातु है, धातु का एक रॉड इस प्रकार से है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। मोमबत्ती यहाँ पर रखा हुआ है, मोमबत्ती को ऐसे, है ना, मोमबत्ती में टिका कर इसको गर्म कर रहे हैं। जो उष्मा है वो इस प्रकार से धीरे धीरे इधर प्रवाहित होगा, हमारे हाथ तक पहुंचेगा, हमारे हाथ में भी क्या गर्मी महसूस होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमको ये गरम गरम लगना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर और बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते। देखो यहाँ पर क्या होता है, उष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वो इस माध्यम के माध्यम से तो हो रहा है, लेकिन इसमें जो स्थित जो कण है, छोटे छोटे जो कण है, मतलब कि जो धातु का कण है, वो धातु का कण यहाँ पर प्रवाहित नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर उष्मा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। धातु कण जैसा है वैसे ही है, यहाँ पर उष्मा का प्रवाह हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर माध्यम के जो कण है, मतलब कि जो धातु यहाँ पर हम लेकर के रखे हुए हैं उसका कोई भी कण
अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, मतलब कि उसका प्रवाह नहीं होता, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसी चीज को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पानी उबाल रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर जो देखा था, ठीक है, यहाँ पर जो देखा था, तो यहाँ पर जो हवा है, ठीक है, हवा इस प्रकार से जो हवा है, वायु है, वो ऊपर उठ रहा था। वायु क्या हो रहा था, गर्म होकर के ऊपर उठ रहा था। तो मतलब कि इधर का वायु क्या हो रहा है, गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है। माध्यम का जो कण है, मतलब यहाँ पर जो वायु है वो क्या हो रहा है, वो गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है, मतलब अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ का वायु का कण ऊपर उठ करके यहाँ पे जा रहा है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर उठते जा रहा है, ऐसे वायु इधर से, फिर वायु इधर फिर आएंगे, ऐसे इधर से वायु ऐसे आएगा, फिर ऊपर उठेगा। तो हीट को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर वायु है, और वहां पर देखिए यहाँ पर पानी है। पानी कैसा है, देखिए यहाँ पर पानी को गर्म कर रहे हैं, इस प्रकार से पानी को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी को यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। तो हीट को ऊपर उठाने के लिए देखो, जब पानी जैसे जैसे गर्म होते जाएगा, इधर का पानी ऊपर जाएगा, ऐसे पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा, गर्म वाला पानी क्या होते जाएगा, ऊपर उठते जाएगा, ऐसे। फिर ये वाला पानी नीचे आता जाएगा, ऊपर का जो ठंडा ठंडा पानी है क्या होगा, नीचे आते जाएगा। तो यहाँ पर जो उष्मा का प्रवाह है वो इस प्रकार से माध्यम के साथ हो रहा है, ठीक है। उष्मा का प्रवाह इसके माध्यम के साथ, मतलब कि माध्यम के जो कण है, माध्यम के कण मतलब कि पानी, ठीक है, यहाँ पर जो भी पानी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, हवा देखा था, ठीक है, हवा ऊपर उठ रहा था, तो यहाँ पर पानी है, ठीक है, वही चीज है आपका। मतलब कि संवहन जो देख रहे हैं वहां पर हवा था संवहन में, और यहाँ पर जो हम लोग क्या देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, वही चीज है, दोनों को रिलेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो माध्यम के कण है, मतलब कि जो पानी है, वो पानी क्या हो रहे हैं, अपने स्थान को बदल रहे हैं। बदल रहे हैं मतलब कि जो गर्म पानी है वो ऊपर उठते जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर उष्मा के प्रवाह करने के लिए उष्मा को ले जा रहा है। पानी कहाँ ले जा रहा है, उष्मा को ऊपर ले जा रहा है ऐसे। अब फिर ऊपर का जो ठंडा ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो उष्मा का प्रवाह है वो किसके माध्यम से हो रहा है, उसमें संवहन हो रहा है, ठीक है। पानी के छोटे छोटे जो कण हैं, इन कण के माध्यम से, मतलब कि कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं और उष्मा को साथ लेकर के इस प्रकार से वो संवहन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो संवहन क्या चीज है, संवहन वो है जिसमें उस माध्यम का कण स्वयं अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाता है और उसके माध्यम से वो क्या करता है, उष्मा का स्थानांतरण वहां पर करता है, ठीक है। तो कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं और साथ में जो उष्मा का स्थानांतरण है वो यहाँ पर संपन्न होता है, किसमें, संवहन में। यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, माध्यम के जो कण हैं वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। क्या यहाँ पर जो लोहा है वो अपने स्थान को छोड़ रहे हैं, माध्यम लोहा में छोटे छोटे जो कण है, लोहे के जो अणु परमाणु जो भी होंगे, वो क्या अपना जगह वो छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहा है, वो जहां पर है वो वहां पर है, वहीं पर है, ठीक है। जो लोहे के कण जो कण है वो वहीं पर है, वो अपना जगह नहीं बदल रहे हैं। लेकिन जो उष्मा है उसका इस प्रकार से प्रवाह हो रहा है, ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, उष्मा यहाँ से यहाँ तक हमारे हाथ तक पहुंच रहा है, ठीक है ना, हाथ तक यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है ना, हमको दिखाई कहाँ दे रहा है, लेकिन वो पहुंच रहा है। यहाँ पे हमको दिख गया, पानी के साथ ही साथ वो इस प्रकार से उष्मा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो, मतलब यहाँ पर उष्मा का प्रवाह कैसे हो रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो प्रवाह हो रहा है वो चालन के माध्यम से होता है, जो कि इन धातुओं में होता है। इसमें क्या, जो धातु मतलब कि जो माध्यम के जो कण है वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते, सिर्फ उष्मा का वहां पर प्रवाह होता है, ठीक है। और यहाँ पर कण अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान चले जाते हैं। अब देखिए तीसरा, विकिरण, रेडिएशन। सूर्य से जो प्रकाश किरण हमारे पृथ्वी तक आती है वो विकिरण के माध्यम से ही आती है। हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये सूर्य है, ये सूर्य है इस प्रकार से, इसमें हमारा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार हमारे पृथ्वी तक आ रही है। सूर्य से प्रकाश किरण हमारे पृथ्वी तक आ रही है। हमको पता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में इस प्रकार से बहुत सारे लेयर हैं, है ना, बहुत सारे मंडल आप लोग पढ़े होंगे, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे मंडल आप लोग पढ़े होंगे। तो एक दूरी है ना, इस प्रकार से जहां तक के ये जितना भी मंडल वगैरह अपन जो देखते हैं वहां तक तो वायुमंडल है, ठीक है। मतलब कि जहां तक वायुमंडल है पृथ्वी का, वहां तक तो समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ माध्यम है, मतलब कि वहां पर वायु एक ऐसा माध्यम की तरह काम कर रहा है जो उष्मा है उसका प्रवाह करने में सहयोग कर लेगा। लेकिन पृथ्वी के बाहर ऐसा कोई माध्यम है नहीं, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई माध्यम है ही नहीं। अब माध्यम नहीं है तो उष्मा का प्रवाह कैसे होगा, तो उष्मा का प्रवाह कैसे होगा, विकिरण के माध्यम से होगा।
इसीलिए देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में ऊष्मा के प्रवाह करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा को पहुंचने में कोई भी माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता। इस टाइप से ये है। देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है, विकिरण द्वारा ही आती है। इस प्रकार से सूर्य है, इससे जो प्रकाश है इस प्रकार से ये विकिरण के द्वारा ही पहुंच रहा है। ऊष्मा क्या हो रहा है? ऊष्मा का यहाँ पर विकिरण के माध्यम से हमारे पृथ्वी तक क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है ऊष्मा का। ठीक है, इसमें देखिए ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा इस प्रकार से पहुंच रहे हैं ना, इस प्रकार से ऊष्मा जो पहुंच रहे, सूर्य के प्रकाश यहाँ पर जो पहुंच रही है ऊष्मा को लेकर के, जो ऊष्मा यहाँ तक हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आ रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से यहाँ पर ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर तीन चीज समझा। क्या क्या समझा? चालन समझा, संवहन समझा और रेडियस विकिरण समझा। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण। संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश किरण वो पहुंच रही है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, वहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से धातु को हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो वहां पर हमारे हाथ तक गर्मी पहुंच रहा है, तो यहाँ पर जो कण है, जो पदार्थ है, उस पदार्थ के कण का कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, स्वयं गति नहीं कर रहे हैं, मतलब स्वयं वो वहां से स्थानांतरित नहीं हो रहा है, बल्कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर हो रहा है, जबकि कण का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। यहाँ पर कण का भी स्थानांतरण हो रहा है। इधर जो भी कण होंगे उन कण का स्थानांतरण धीरे 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 इस प्रकार से, मतलब कि जो वायु के जो कण है वो ऊपर उठ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पानी वाला एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे होता है। चलिए, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है। ताप जो अपन देखते हैं, देखिए जितने भी एग्जाम्पल जो देख रहे हैं ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे भी आपको घुमा करके पूछ देगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाता है, वैसे वैसे धातु में क्या होता है? धातु का प्रसार होने लगता है। धातु धीरे धीरे क्या होता है? उसको प्रसार होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, रेल की पटरी है। ठीक है, रेल की पटरी, ये पहले सीधा था रेल की पटरी, अभी टेढ़ा दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से पहले क्या था? वो सीधा था, पहले सीधा था, अब वो टेढ़ा हो चुका है। और टेढ़ा क्यों हुआ है? तापमान बढ़ने के कारण। ठीक है, देखो ठंडी के मौसम में ये ऐसे सीधा था, ऐसे। ठीक है, ऐसे ठंडी के मौसम में क्या था? सीधा था। लेकिन गर्मी का जैसे ही आया, गर्मी जैसे ही आया, गर्मी बढ़ने लगा, ये जो धातु है इसमें बहुत ज्यादा धूप पड़ने लगा, गर्मी जब बढ़ा तो ये टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जितने भी जो धातु होते हैं, धातु या फिर अधातु जो भी चीजें हैं, इसमें मेन आपको धातु को रिलेट ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है ना, वो सब धातुओं को ही लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इस प्रकार से धातु है, इसको हम गर्म करेंगे, ऐसे मोमबत्ती ले लेंगे, है ना, ऐसे, और इसको गर्म करेंगे ऐसे। जब इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इसका प्रसार होगा। ठीक है, ये इतना बड़ा है, इतना लंबा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा लंबा और हो जाएगा, इधर इधर और बढ़ जाएगा, इसका धीरे धीरे और प्रसार हो जाएगा। ये थोड़ा सा चौड़ा भी हो जाएगा, ऐसे हल्का सा चौड़ा हो जाएगा और हल्का से लंबा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा, मतलब इसका क्या होगा? धीरे धीरे इसको प्रसार हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते रहते हैं, धातु क्या होता है? प्रसार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रसार मतलब कि थोड़ा सा उसका लंबाई बढ़ जाता है। तो देखिए लंबा ऐसे रेल की पटरी लगा हुआ था यहाँ पर, इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा कब? गर्मी के मौसम में। गर्मी जब, अभी फिलहाल गर्मी आ रहा है, तो गर्मी के मौसम क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ेगा, तापमान बढ़ने की वजह से धातु क्या होगा? धीरे धीरे प्रसार होगा, मतलब धातु और लंबा होते जाएगा। जब लंबा होगा तो जो स्वाभाविक सी बात है, टेढ़ा हो जाएगा। कि ऐसा धातु है कि और लंबा होगा तो ऑटोमेटिक टेढ़ा हो जाएगा ना। तो यही यहाँ पर हो रहा है, धातु इस प्रकार से लंबा है, गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हो गया? टेढ़ा हो गया है, तो टेढ़ा हो जा रहा है। अब ये टेढ़ा हो गया, अब इसको बचाने के लिए, ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा हो जाएगा सिर्फ कैसे ट्रेन कैसे चलेगा?
हाँ, ट्रेन कैसे चलेगी यहाँ पर, है ना, यहाँ तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो पहले इस टाइप से कुछ कुछ, है ना, शुरुआती दौर में इस टाइप से बहुत सारी जब परेशानी आई शुरुआत में, जब ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ तो उसको निपटने के लिए हाँ, उसके बाद क्या करने लगे, इस प्रकार से जो ट्रेन की पटरी है इस पर कट लगा दिए, कट लगा दिए, ठीक है, इस प्रकार से बीच में छोटा सा गैप दे दिए। इस प्रकार से जो गैप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये गैप इसीलिए दिया जाता है, बहुत सारे पटरियों में आप लोग ध्यान दिए होंगे, इस प्रकार से जो पटरी है यहाँ पर क्या है, छोटा सा बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दो पटरियों के बीच में इस प्रकार से छोटा सा जगह, इतना इतना बड़ा जगह एक छोड़ दिया जाएगा ऐसे। वो जगह इसीलिए छोड़ा जाएगा कि गर्मी के जब सीजन आए, गर्मी जब आए तो इन धातुओं का प्रसार हो, ठीक है, धातु क्या हो और थोड़ा सा लंबा हो जाए, इधर भी धातु क्या होगा, थोड़ा सा और लंबा होगा। जब इन धातुओं का प्रसार होगा धीरे धीरे धातु क्या होंगे, फैलेंगे, जब फैलेंगे तो बचा हुआ जो बीच में जो गैप है उस गैप में आकर के वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो बीच में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर बीच में गैप नहीं दिए रहेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ते जाएंगे ऐसे, और दूसरे एक दूसरे को धक्का देकर के ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, दोनों ज्यादा चिपका देंगे इसको, दोनों के एक साथ चिपका देंगे ऐसे, तो बीच में क्या होगा, और बढ़ेंगे, ये फैलते जाएगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को ऐसे धक्का देकर के टेढ़ा कर देंगे यहाँ पर। तो इन सब चीजों को बढ़ने के लिए बीच में क्या कर दिए, यहाँ पर गैप, छोटा सा गैप बना दिए। उस गैप को बनाने से हमारा क्या फायदा होगा कि गर्मी के मौसम में जब इसका धातु का लंबाई जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा खिसक खिसक कर इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे है। तो इसका प्रसार होने के बाद जो टेढ़ापन आ जाता है इन धातु के पटरी में, उनसे बचने के लिए इस प्रकार से बीच में जो कट लगाया जाता है ना, देखो रेलगाड़ियों की पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, ठीक है, थोड़ी सी जगह इसीलिए छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है, नहीं तो वो गर्मी में प्रसारित होकर के टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, तो टेढ़ा ना हो इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है, इस प्रकार से वहां पर छोटा सा जगह छोड़ दिया जा रहा है। तो एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप लोग ये देखे होंगे ना, गाड़ा सभी लोग जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, गाड़ा आप लोग सुने होंगे, बचपन में चढ़े भी होंगे, हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया है गाड़ा में। तो ये है ना, जो बैलगाड़ी होता है या फिर हमारे सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारे जो भी हम देखते थे गाड़ा, उसमें ये पहिया होता है, ठीक है, बैलगाड़ी के जो पहिया है यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस बैलगाड़ी के जो पहिया है, इस पहिए को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ लकड़ी का रहेगा तो कभी टूट जाएगा, इस लकड़ी का जो इस प्रकार से पहिया है, इसके इस प्रकार से इसको हम लोहे से कवर कर देंगे, लोहे का जो इस प्रकार से बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस लोहे के बेल्ट को इसमें ला करके फिट कर देंगे तो पूरा वो पहिए को जकड़ के रख लेगा, वो जो पहिया हमको दिखाई देगा यहाँ पर बहुत मजबूत हो जाएगा। देखो इस प्रकार से इसमें क्या कर दिया, लोहे को इस प्रकार से लोहे के पट्टी को चढ़ा दिया, इसमें ये पहिया है, इसके ऊपर में इस प्रकार से लोहे के पट्टी को जब चढ़ा दी है तो क्या हो गया, बहुत मजबूत हो जाएगा पहिया। तो लोहे को पट्टी को यहाँ पर गर्म करके ही क्यों चढ़ाते हैं, लोहे के पट्टी को देखो पहले यहाँ पर ये आग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आग, इस आग में पहले इस लोहे का इस प्रकार से जो रिंग चढ़ाया जा रहा है उसको बहुत गर्म कर लिए, इतना गर्म कर लिए, लाल होते तक गर्म कर लिया, और लाल होते तक गर्म करने के बाद यहाँ पर जो हम पहिया बना कर रखे हैं उस पहिया में ला करके चढ़ा दिए, और जब पहिया में लाकर चढ़ाए तो बहुत आसानी से चढ़ गया, हमको मेहनत ही नहीं करना पड़ा, ठीक है, ला करके सिंपल से ऐसा रख दिए हैं और ऊपर में चढ़ गया, थोड़ा बहुत हथौड़ा मारे हैं और जाकर फिट हो गया, बहुत अच्छे से फिट हो गया। अब उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, इसमें पानी डाल देंगे, इसको तुरंत ठंडा कर देंगे। तुरंत ठंडा क्यों करेंगे, अगर पानी नहीं डालेंगे तो जलना शुरू हो गया ना, लकड़ी को पूरा जला खत्म कर देगा, तो इसको तुरंत पानी में डालकर ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद लकड़ी क्या हो लोहा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो पहिया को जकड़ करके फिट हो जाएगा वहां पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो लोहे को जब गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, मैं क्या बताया हूँ, उसका प्रसार होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रसार हो जाता है, जब प्रसार होता है, प्रसार होने के बाद थोड़ा सा फैल जाएगा, ये लोहे का रिंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा फैल जाएगा। अब फैलने के बाद जब इसमें ला के ऐसे रखेंगे तो लकड़ी में आसानी से घुस जाएगा, मतलब ये लकड़ी इसके बीच में आसानी से घुस जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ला करके इसको जब रखेंगे तो बहुत आसानी से घुस जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जब इसे पानी वानी डाल देंगे तो बहुत मजबूती के साथ ये पहिया को पकड़ लेगा, ठीक है, बहुत मजबूती के साथ क्या कर लेगा, पहिया को पकड़ लेगा। पानी डालने के बाद लोहा जो प्रसार हुआ था वो फिर से सिकुड़ जाएगा, लोहे का जो प्रसार यहाँ पर हुआ था ना गर्म करने के बाद, पानी वानी डालने के बाद ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से अपने सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा पहिया लोहे का जो इस प्रकार जो पट्टी जो रिंग लगा हुआ है वो, और वो क्या करेगा, जो लकड़ी का पहिया उसको एकदम जकड़ के पकड़ लेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज किया जा रहा है, गाड़ी में लकड़ी के पहियों पर लोहे अथवा इस्पात को गर्म करके चढ़ाते हैं, जो कि ठंडा होने पर सिकुड़ करके पहिए को
मजबूती से जकड़ लेता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा होता है। बहुत मुश्किल से आपके लिए एग्जाम्पल मैं ढूंढा हूँ, ठीक, गूगल में खोजने में बहुत मुश्किल से मिल पाता है ऐसा एग्जाम्पल, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही आसानी तरीके से समझा पाऊँ ये सोच करके यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल सबको ढूंढ करके लाया हूँ। अब देखिए, ये बॉटल है, कांच का बॉटल है, वाइन का बॉटल, बहुत लोग पहचान लिए होंगे इसको। तो ये इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है। अब फिलहाल किसका बॉटल हो तो पता नहीं, लेकिन जिसका भी बॉटल हो, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी का एक गत्ता लगा हुआ है, इस प्रकार से इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ये खोलने में इसको दिक्कत हो रहा है, इसको खोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? तो यहाँ पर लाइटर लेकर क्या कर रहे हैं, कांच के ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को गर्म कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को, मतलब चारों साइड से इसको गर्म करने की कोशिश करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, कांच का वहां पर थोड़ा सा प्रसार हो जाएगा। हालांकि कांच का ज्यादा प्रसार नहीं होता, धातु का अधिक प्रसार होता है, लेकिन कांच ही क्या हो जाएगा, वहां पर थोड़ा सा फैल जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, प्रसार होगा उसका। जब उसका प्रसार होगा तो इसका जो प्रसार होगा तो अंदर में जो लकड़ी है, अब वो लकड़ी वहां पर ढीला हो जाएगा, मतलब लकड़ी वहां पर, उसको हम आसानी से खोल सकते हैं। इसको गर्म करने के बाद लकड़ी को आसानी से यहाँ पर खुल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम उसको खोल सकते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, कांच की बोतल में लकड़ी का ढक्कन को निकालने के लिए हल्का सा गर्म करने पर कांच का प्रसार होता है, ठीक, कांच का प्रसार होगा और लकड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा बॉटल क्या है, इस प्रकार से, बहुत बार आप लोग देखे होंगे, ये इस प्रकार से ढक्कन है, धातु का ढक्कन है ना, धातु का, इस प्रकार से, ठीक है, जो भी धातु है, जिसका भी ढक्कन है इस प्रकार से। और एक कांच का बॉटल है, कांच का बॉटल है, धातु का ढक्कन है। अब बताओ, इसको मैं फिर से गर्म करूंगा, ये ढक्कन इतना टाइट लगा हुआ है, नहीं खुल रहा है। अब इसको मैं गर्म करूंगा तो किसका ज्यादा प्रसार होगा, धातु का ज्यादा प्रसार होगा या फिर कांच का ज्यादा प्रसार होगा? तो यहाँ पर धातु का ज्यादा प्रसार होता है, ठीक है। धातु जो यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है ना, इसका प्रसार अधिक होता है, इसका प्रसार अधिक होगा, तो हम इसको आसानी से यहाँ पर खोल सकते हैं, ठीक है। कांच का प्रसार होगा, लेकिन कांच का प्रसार होने से ज्यादा धातु का प्रसार होता है, ठीक है। कांच की अपेक्षा धातु में जो प्रसार की जो क्रिया है, ताप बढ़ने से, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं ना, इस प्रकार से हीट यहाँ पर फ्लो करवा रहे हैं, मतलब कि ब्लोअर के माध्यम से यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर के माध्यम से इसको हम गर्म कर रहे हैं। वो गर्म करने के बाद ये इसका प्रसार ज्यादा होगा, किसका, धातु का, वहां पर जो ढक्कन लगा है उसका, और इसको हम फिर आसानी से खोल सकते हैं। ये थोड़ा सा फैल जाएगा, धातु का ढक्कन थोड़ा फैल जाएगा, अब फैलेगा तो वहां पर उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, कांच की बोतल में धातु के ढक्कन को निकालने के लिए बहुधा उन्हें हल्के पानी में रखने पड़ते, देखो हल्का पानी में भी रख सकते हैं, हल्के गर्म पानी में, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, हेयर ड्रायर वगैरह ना चला करके हम इसको गर्म गर्म पानी कर लें और गर्म पानी में डुबा दें इसको, ठीक है। किसको डुबा दें, इसको डुबा दें, गर्म पानी में डुबा देंगे तो क्या होगा, जो धातु है उसका प्रसार हो जाएगा, थोड़ा सा धातु क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फिर उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी में रखने पर या ढक्कन को हल्का गर्म करने पर निकल जाता है, ठीक है। ढक्कन को हल्का गर्म करने पर क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि धातु का प्रसार कांच की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक। जो चीज में समझाया वही चीज है। अब देखिए, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल है हम लोगों ने देखा ना, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। अब देखिए यहाँ पर संघनन क्या चीज है, ऊर्ध्वपातन क्या चीज है, और यहाँ पर ये साइकिल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। संघनन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सब क्या चीज है, इसको हमको यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए, संघनन, इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, इमेज देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद और हम लोग वहां पे जाएंगे। गैसीय अवस्था में इस प्रकार से है ना, ये गैसीय अवस्था में है, गैस से लिक्विड में बदलना, ये कहलाता है संघनन, ठीक है, संघनन, संघनन, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊर्ध्वपातन, सॉलिड से, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चीज को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये बाकी का सारा चीज क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा पहले, ठीक है। यहाँ पर पानी है, इस प्रकार से जो भी पानी है झील में, और पानी क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ऊपर उठेगा वाष्प बन करके। जब वाष्पीकरण होकर के जब ऊपर उठ जाएगा इस प्रकार से, ये ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा तो किस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है, ठीक है। यहाँ पर द्रव अवस्था में था और यहाँ पर ऊपर उठने के बाद क्या हो गया, वो गैसीय अवस्था में है। ऊपर उठने के बाद जब ऊपर इस प्रकार से उठेगा और यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर तापमान फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तापमान अधिक था इसलिए वो क्या हो चुका है, ऊपर उठा गैसीय अवस्था में वाष्प बन करके, और ऊपर जैसे ही पहुंचा तापमान कम मिला, बहुत सारे वहां पर जो जल वाष्प है वो इकट्ठा हुए, तो वहां पर ये संघनित हो गए, ठीक है। बहुत सारे जल वाष्प इकट्ठा होकर क्या हो गया, वहां पर संघनित हो गए। वहां पर तापमान ठंडा हुआ तो क्या हो गया, उस संघनित हो गए, ठीक है। यहाँ पर संघनन हो गया। संघनन मतलब कि आपका गैसीय अवस्था से, ठीक है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में यहाँ पर परिवर्तित हो जाना, ठीक है। ये क्या कहला रहा है, संघनन कहला रहा है। देखो क्या कहला रहा है, जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है तब इसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब कोई गैस है वो तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है तब इसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है, संघनन कहते हैं। अर्थात गैस से द्रव बनने की परिघटना को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत होता है, ठीक है, वाष्पन के विपरीत। मैंने क्या बोला, यहाँ पर वाष्पन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ पर जल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द्रव है। ये द्रव क्या हो रहा है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठ रहा है, वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ रहा है ना। यहाँ पर वाष्प बन करके यहाँ पहुंचा था, अब यहाँ पर वही वाष्प फिर से क्या बन रहा है, द्रव अवस्था में आ रहा है। तो ये वाष्पीकरण के विपरीत क्या चीज है, आपका संघनन है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल ध्यान में रखेगा। देखो यार, इस प्रकार से आप लोग खिड़की वगैरह बहुत बार देखे होंगे, खिड़की में इस प्रकार से आपको ठंडी के मौसम में सुबह सुबह जब उठेंगे तो क्या ऐसे देखने को मिलता है ना, खिड़कियों में इस प्रकार से, या फिर कार में, बाइक वगैरह जो भी ग्लास है उसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। कार का जो ग्लास होता है, सामने के जो ग्लास या फिर जो भी ग्लास हो, तो वहां पर इस प्रकार से आपको छोटे छोटे पानी के बूंद आपको देखने को मिलता है। जबकि बारिश नहीं हुई रहती है, बारिश का नहीं है, ये बारिश का नहीं है ना, ये किसका है, जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे क्या है, मतलब वायुमंडल में जितने भी जो वाष्प मौजूद था, वो वाष्प अब क्या बन चुका है, संघनित होकर इस प्रकार से द्रव अवस्था में आ चुका है। और कहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कांच में दिखाई देना, इस प्रकार से हमको दिखाई देता है, तो संघनित हुआ है, ठीक है। जल वाष्प का संघनन होकर किस प्रकार से हमको द्रव के रूप में देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो संघनन ध्यान में रखेगा। इसके बाद देखिए ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या चीज है, ऊर्ध्वपातन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, कपूर आप लोग जान रहे होंगे ना, कपूर, देखो ये कपूर को इस प्रकार से हम जला रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, कपूर को जला रहे हैं। घर में आप लोग पूजा पष्ट किए होंगे ना, तो पूजा पष्ट करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कपूर को लाते हैं, जलाते हैं, ठीक है। कपूर को जब जलाते हैं तो क्या होता है, सीधा जल करके उड़ जाता है, मतलब सीधा वो गैस के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। वो ठोस अवस्था में है, देखो ये ठोस अवस्था में है, इसको जब जलाएंगे हम लोग तो सीधा गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। ये हमको द्रव के रूप में प्राप्त नहीं होगा, या फिर किसी और अवस्था में हमको प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि मोमबत्ती को अब जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघल करके वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन मोमबत्ती अलग चीज है, ये कपूर अलग है। कपूर ऐसा वहां पर इकट्ठा नहीं होता, वो डायरेक्ट वहां पर गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको कपूर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, कपूर वहां पर नहीं मिलेगा। आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड को जलाने पर सीधा वो क्या हो जा रहा है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऊर्ध्वपातन बोला जा रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। चलिए ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखिए, यहाँ पर वही एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ठोस अवस्था में यहाँ पर ड्राई आइस रखा हुआ है, शुष्क बर्फ रखा हुआ है। वो सीधा क्या हो रहा है, सीधा वो क्या हो रहा है, इस प्रकार से वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, गैस बन के उड़ रहा है। यहाँ पर पानी बन के यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो सीधा क्या हो रहा है, गैस बन के ऊपर उड़ जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधा क्या हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पदार्थ अपने ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कपूर के एग्जाम्पल मैंने देकर के समझाया, बहुत ही आसान है। अब देखो गलनांक क्वथनांक बहुत ही आसान है। इसके बाद वाला जो टॉपिक, इसके बाद वाला मतलब कि ये जो हम लोग समझने वाले हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र में क्वथनांक का कम हो जाना, इसको बहुत डिटेल में हमको समझना है।
ये तो बहुत आसान है, इसको आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। तो देखो क्या होता है, गलनांक क्या चीज है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाता है। खत्म बात। ठीक, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक क्या है, वह तापमान है जिस तापमान पर वो क्या होगा, उस ठोस अवस्था से पिघल करके वो द्रव अवस्था में चला जाएगा, वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से परिवर्तित होकर के, ठीक है, ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, उसी क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये सॉलिड है, इस प्रकार से ये मेल्ट होकर के गल करके क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो ठोस अवस्था से जब लिक्विड बन जाता है, द्रव अवस्था में चला जाता है, उसी ताप को क्या कहते हैं, मतलब जिस ताप पर ठोस अवस्था से लिक्विड में पहुंच जाएगा वो क्या मतलब वही ताप क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है, जिसका जस्ट उल्टा है, ये द्रव जिस ताप पर ठोस में बदल जाएगा, ठीक है, द्रव जिस ताप पर ठोस में बदल जाएगा वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि हम अगर पानी की बात करें, तो पानी को अगर मतलब कि पानी को अगर हम देखो, ये पानी है, पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, बर्फ बनने लगेगा। तो यहाँ पर अगर मेल्टिंग फ्रीजिंग अगर बोला जाएगा हमको, तो 0 डिग्री सेल्सियस हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 0। अब जैसे 0 से ऊपर होगा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बर्फ जमा है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, मेल्टिंग को भी समझ लिया, मेल्टिंग पॉइंट को, ठीक है, गलनांक को समझ लिया। अब क्वथनांक क्या चीज है, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक वह क्वथनांक बिंदु वह ताप का मान है जिसे उस द्रव को देने पर या उस ताप तक गर्म करने पर इसका वाष्प वायुमंडली सॉरी इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखो सिंपल से समझना है, ये इतना तामझाम आपको परिभाषा में आपको नहीं मतलब नहीं जाना है। किसी वस्तु का वह दाब जिस दाब पर मतलब वह दाब जिस पर उसका जो दाब है मतलब उसका जो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, वही चीज क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसा भी ना समझ करके आप इसमें समझिए, जिस ताप पर यह द्रव उबलना शुरू हो जाता है उसे उसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दाब से लेकर के जो एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ है ना, उसको आगे वाला जो एग्जांपल समझाने वाला हूँ ना, उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो देखो उस ताप के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक, उस ताप के बारे में बात किया जा रहा है जिस ताप पर इस वस्तु का, देखो उस ताप तक, देखो इस ताप तक गर्म करने पर इसका वाष्प दाब, ठीक है, इस वस्तु का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय जो दाब है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो एक बार फिर से देखते हैं। क्वथनांक बिंदु वह ताप का मान होता है, ठीक है, वह ताप का मान है जिसे उस द्रव को देने पर या फिर उस ताप तक उस द्रव को गर्म करने पर उसका जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो इसका जो दाब होगा, ठीक है, इसका जो वाष्प दाब होगा, उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में ये जो ताप रहेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोल देते हैं। ठीक है, फिलहाल चलो परिभाषा में ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि परिभाषा देखने से बहुत थोड़ा सा अटपटा टाइप से लगता है, क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसा टाइप का लगता है। तो सिंपल है, सिंपल ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि जिस ताप पर वो जो द्रव है वो उबलना शुरू हो जाता है उसको उसका क्वथनांक बिंदु बोल देते हैं। जैसे कि पानी का हम 100 डिग्री देखते हैं, ठीक है, पानी मान के चलिए पानी है, इसको इधर से गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होना मतलब कि उबलना शुरू हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इसका क्वथनांक बोल देंगे। ठीक है, जिस पर वो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, उबलना जब शुरू हो जाता है वो जो द्रव है उबलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। देखो डिपोजिशन क्या चीज है, गैस से सीधा यहाँ पर सॉलिड में बदल जाना, मतलब इसको निक्षेपण बोलते हैं। तो गैस से सॉलिड में बदल जाना आपका क्या कहता है, डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, निक्षेपण होता है। चलो फिलहाल इसको इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेगा। वाष्पीकरण आप लोग जान रहे हैं, वाष्पीकरण भी मैं आपको समझा दिया था, द्रव से सीधा वो क्या हो रहा था, गैस में बदल रहा था। अब देखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है।
क्वथनांक क्या चीज है हम लोगों ने देखा है, जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं, हम क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, जिस ताप पर ये द्रव है उबलना शुरू हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए इसको, जो सी लेवल यहाँ पर देखो सी लेवल है, ठीक है, मतलब सामान्य हम लोग जहाँ पे निवास करते हैं उसको आप ऐसा मान सकते हैं, मतलब हम जहाँ पर हैं उसको आप ये वाला लेवल मान सकते हैं सी लेवल पर। जो पानी उबलता है, ठीक है, पानी यहाँ पर जो उबल रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। ठीक है, पानी जब हमको उबालना है तो पानी कब उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, सभी को पता होगा। इस प्रकार से पानी उबालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचता है पानी का जो तापमान है वो उबलना शुरू हो जाता है। अब हम चढ़ेंगे ऊपर, कहाँ ऊपर चढ़ेंगे, इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ेंगे और एक जगह जाकर बढ़िया कैंप बना के रुकेंगे। ठीक है, कैंप बना के रुके, हमको यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम यहाँ पर बढ़िया कैंप बना कर रुके हुए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम कितना ऊपर चढ़े, देखो हम ऊपर मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़े, सी लेवल पे हम लोग पहले थे, ऊपर चढ़ गए हैं। कितना ऊपर चढ़ गए हैं, 1800 मीटर के ऊपर चढ़ गए हैं। ठीक, 1800 मीटर यहाँ पर इस प्रकार से पहुंच गए हैं। ये वाले जगह पे जब हम पहुंचे हैं तो क्या है, 1800 मीटर के आसपास हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना, 1800 मीटर के आसपास इस प्रकार से हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम पानी उबालना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम पानी उबालना चाहेंगे तो 93 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाएगा। हमको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, 93 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है, जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होता है वैसे वैसे पानी का जो क्वथनांक है, ठीक है, मतलब क्वथनांक, पानी का ही क्वथनांक नहीं, मतलब किसी भी चीज का क्वथनांक ले सकते हैं, उसका क्वथनांक क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ते जाते यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर हम लोग आ गए, 3000 मीटर ऊंचाई पर हम लोग जाकर खड़े हो गए। अब यहाँ पर फिर हम पानी उबालना चाहेंगे, पानी उबालने के लिए फिर से इस प्रकार से केटली में रखेंगे। ठीक है, कुकर में नहीं रखे ना, ध्यान में रखिएगा, केटली में इस प्रकार से रख करके इसको पानी को उबाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर पानी उबालेंगे तो 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जा रहा है, मतलब देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊपर आपको पता होगा, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होते जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है तो यहाँ पर जो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है वो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर हम पानी उबाल रहे थे, यहाँ पर पहुंचेंगे तो सिर्फ हमको 93 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर वहां पर देना पड़ेगा, उसके बाद पानी उबल जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस हमको देना पड़ेगा, फिर पानी उबल जाएगा। देखो उसी को यहाँ पर दिया हुआ है, जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू होता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। यदि किसी द्रव का इसके ऊपर वाष्प दाब कम बनता है तो उस द्रव का क्वथनांक भी कम होता है। वाष्प दाब कम होना शुरू होता है, मतलब जैसे जैसे वाष्प दाब कम होता है तो उसका क्वथनांक भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर वाष्प दाब कम बनता है तो उस द्रव का क्वथनांक भी कम होता है। ठीक है, ये दो लाइन को समझिएगा। ठीक है, किसी द्रव के ऊपर अगर वाष्प दाब कम होगा तो उसका क्वथनांक भी कम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको समझना है, उसके ऊपर का वाष्प दाब कम होता है तो उस द्रव का क्वथनांक भी कम होता है। ठीक है, वाष्प दाब जैसे जैसे कम होते जाएगा उसका क्वथनांक भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अर्थात वह द्रव का अर्थात वह द्रव कम ताप पर ही उबलने लगता है। ठीक है, मतलब कम तापमान पर ही उबलना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो एक क्वथनांक क्या होता है ना आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी को हमको समझना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये चीज हम लोगों ने पहले भी समझ लिया है ना, तो इसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ लेते हैं। और पहले आप लोगों ने इसको देख लिया है तो इसको और दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, तीनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने समझा था, ये जो फार्मूला था इसके माध्यम से हम लोग समझा था कि कैसे हम लोग इन सब चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू आपको सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, उसको कैसे फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। तो फार्मूला में कैसे कैसे पुट करके क्या क्या रखना है मैं आपको समझा चुका था। अगर कोई मान आपको केल्विन में दिया हुआ है, अगर आपको सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोले जा रहे थे, दोनों को उठाइए। ठीक है, दोनों को उठाकर हम बराबर का निशान लगा करके लिखिए और जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करके दूसरा वैल्यू लाइए। उसी प्रकार से आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, आपको केल्विन में बदलना है,
तो वहां पर इसका वैल्यू रख करके आप वहां पर इसको सॉल्व करिए, फिर आराम के साथ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या समझा था, अगर केल्विन पे हम लोगों ने देखो जीरो केल्विन पे, अगर हम जीरो केल्विन में हम लोगों ने क्या देखा था, -273 सेंटीग्रेड। ठीक है, जीरो केल्विन बराबर क्या होता है, -273 सेंटीग्रेड, इतना होता है। इसी चीज को अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो -449 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को समझा चुका हूं आपको। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो तीनों इस प्रकार से रिलेट करके देख सकते हैं। इस सीधे लाइन में तीनों का मान है इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है उसको हम अगर इसमें केल्विन में बात करेंगे तो 273 केल्विन में आएगा, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट आएगा। इसी प्रकार से अगर हम बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको देखेंगे तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलना शुरू हो जाता है। केल्विन में बात करेंगे तो 373 केल्विन पर पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा, पानी उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, कुछ कुछ चीजें और हैं, क्या क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, 2-4 पॉइंट और बचा हुआ है जिसको हम क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका आंसर कैसे निकलेगा उसको हम वहां पर समझ रहे हैं। जैसे कि जो पायरोमीटर होता है वो उच्च ताप को मापने के लिए वहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ कुछ 2-4 और क्वेश्चन वगैरह हैं, उन सब हमको समझना होगा। ठीक है, बाकी जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो जो भी आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपका डाउट और भी क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन आपको लगाते हुए जाना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने से आपको कोशिश करना है जितना हो सके क्वेश्चन लगाने का। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।